नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ आयुषी देखी। नमस्कार, मैं अवधेश और हम हाजिर हैं उन सभी बड़ी खबरों को लेकर जिन पर देश की निगाहें हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया में तमाम चीजें चल रही हैं। आपको बताएंगे कि खालिस्तान समर्थकों का आतंक बढ़ रहा है। अब खालिस्तान समर्थकों ने स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा जाने से रोक दिया। क्या कार्रवाई इस केस में होती है, इस पर हमारी निगाहें हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आगे का एजेंडा में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में किस तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक को लेकर कनाडा के प्रपंच की पोल खोली है। और इसके साथ बात होगी चुनावी हलचल की। चुनाव की तारीख के ऐलान का भी इंतजार है, लेकिन सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होगी। बीजेपी की क्या रणनीति है, बताएंगे आप। बिल्कुल, इसी के साथ आज छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है। पीएम मोदी आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। बिल्कुल, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, इन पर विस्तार से हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। यहां भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को रोक दिया और उन्हें कार से उतरने नहीं दिया गया। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। बिल्कुल, ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायुक्त को रोका। ब्रिटेन में उच्चायुक्त हैं दोराईस्वामी, जिन्हें रोका गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी कार से उतरने नहीं दिया गया। विक्रम दोराईस्वामी गुरुद्वारा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही खालिस्तानियों की तरफ से, खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनकी तरफ से उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, कार से नहीं उतरने दिया गया। ये भी आपको जानकारी दे दें कि विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं और भारत समुदाय के लोगों ने अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बिल्कुल, और अब इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। सीधे रुक करते हैं डिफेंस एडिटर आशीष सिंह का। आशीष, जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये क्या बताती है कि जो खालिस्तान समर्थक हैं उनके मंसूबे इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कनाडा जैसे देश उनको खुलकर समर्थन कर रहे हैं और भारत को आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है उनके समर्थन में। देखिए, इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें और दर्शकों को इसको मैं डिकोड करके बताने की कोशिश करूं, खालिस्तानी जो वो अलग अलग ब्रांचेस खोल के रखे हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो या फिर कोई और छोटे ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ और जगह पर भी छोटे मोटे उनके ब्रांचेस हैं, जहां पर उनकी नकेल कसी जा रही है भारत सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से, राजनीतिक तरीके से, इंटेलिजेंस के जरिए और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है, वो सब कुछ मिलाकर उनकी जब एक जगह नाक दबाई जा रही है तो दूसरी जगह उनका मुंह जरूर खुल जाता है। और यही चीज हमें यहाँ पर देखने मिली है जब विक्रम दोराईस्वामी को इस तरह से एक रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडे है वो लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से ही, और जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट है और जिस तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए वो एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो वो आतंकवादी जो क्रियाएं हैं उस तरह से वो पूरा अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमें एक और उदाहरण देखने मिला है। कहीं पर उनके खिलाफ अगर भारत सरकार एक्शन ले रही है, डॉक्टर जयशंकर ने कल अमेरिका में जिस तरह से एक बार फिर कनाडा की सरकार को और खालिस्तानियों को लतेड़ा है, उसके बाद में दूसरी जगह ये चुभेगी बात और उनका कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ये जरूर देखने मिलेगा। और एग्जैक्टली वही चीज हुआ। ठीक है, बिल्कुल आशीष जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका दौरे के दौरान कनाडा के आरोपों का मुद्दा उठा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की ये पोल अमेरिका में खोली है। एस जयशंकर ने ये कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत से संगठित अपराध, लोगों की तस्करी के साथ मिक्स हो गया है, अलगाववाद और हिंसा के साथ मिक्स हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो भारतीय राजनयिकों की खुली धमकियां दी जा रही हैं और वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो कनाडा की जो हरकतें हैं उसकी पोल खोली है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अभी जो माहौल है, ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद
हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जब ये साफ दिखाई देता है कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय, तो ये वो कैसे जो है वीज़ा का काम या ऑफिस जाने का काम या जो उनकी जो जिम्मेदारियां जो हैं उसको वो कैसे निभाएं इस माहौल में, ये विषय। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय। ये वियना कन्वेंशन के तहत जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाइए, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। अभी जो भी हो रहा है, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो सोशल मीडिया पोस्टिंग जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है, वो कनाडा में। तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि कनाडा वियना कन्वेंशन का पालन नहीं कर रहा है। कुछ जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम चल रहे हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं कि कनाडा को किस तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया है। देखिए, कनाडा में अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद का एक कॉकटेल है, साफ तौर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है। बिल्कुल, किस तरीके से करारा जवाब दिया है। भारत के अपराधियों के लिए अड्डा बन चुका है कनाडा, इस तरीके से एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक मजबूरी की वजह से कनाडा में आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। साफ तौर से भारत ने स्टैंड अपना दिया है। कनाडा जो आरोप लगा रहा है वो भारत की नीति कभी नहीं रही है, ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है। और इसके आगे ये भी कहा एस जयशंकर ने कि कनाडा के आरोप निराधार हैं, सबूत मिले तो गौर करेंगे, लेकिन कनाडा ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया है, वो केवल आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कनाडा में सुरक्षा को लेकर चिंतित राजनयिकों को धमकाया जा रहा है। ये भी आपने सुना, विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि जिस तरीके से राजनयिकों को वहां पर जो रह रहे हैं उनको साफ तौर पर धमकाया जा रहा है। For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space. Today, I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर से दोहराया है आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जांच में कनाडा और भारत मिलकर काम करें, अमेरिका की तरफ से ये कहना है, और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो बड़ी खबर है, भारत कनाडा मिलकर जांच करे, ये बात अमेरिका ने दोहराई है और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बयान दिया है। We have engaged with the Indian government and urged them to work with Canada on an investigation. And I had the opportunity to meeting with Foreign Minister Shankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter. तो अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को बात करनी चाहिए और तभी ये तनाव कम होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अमेरिका ने भी ये कहा है कि अगर तनाव को खत्म करना है तो दोनों देशों को बातचीत करनी होगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां वहां पर है लगातार, जैसे कि हमने सुना एस जयशंकर को, उनका कहना है कि जो राजनयिक है उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनसेफ वो महसूस करते हैं एम्बेसीज में जाना। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो कैसे ये तनाव खत्म होगा? देखिए, इस केस में कम से कम मैं जरूर कहूंगा कि कनाडा तो भतीजा है, जो चाचा है वो अमेरिका ही है। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ सालों बाद ये बात निकल कर सामने आए कि अमेरिका
भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था इस पूरे मूवमेंट को कनाडा के जरिए, क्योंकि उसे कुछ और चीजें भारत की तरफ से जरूरत थी, या फिर वो चाहता है कि भारत किसी तरह से एक्ट करे, चाहे वो रूस वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा, चाहे वो चीन वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा, या फिर कोई ट्रेड या डिफेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में होगा। ये मैं आपको जो टॉप हमारे गवर्नमेंट के, भारत सरकार के सोर्सेज हैं, उनके जरिए दर्शकों को जरूर बता दूं कि इसमें आग में घी डालने वाला काम इस पूरे खालिस्तान वाले इशू पर अमेरिका ही कर रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए आप, जितने भी रिएक्शन कनाडा की तरफ से आए हैं, चाहे वो उनके जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आए हो, या फिर बाकी पॉलिटिशियन की तरफ से आए हो, या फिर उनकी तरफ से जो कमेंट्री हुई है, उसका कम से कम 4 से 5 गुना रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आया है, और वो लगातार रहा है। और एग्जैक्टली उसी कड़ी में एक बार फिर आपको सेक्रेटरी ब्लिंकन अमेरिका के, उनकी तरफ से एक बार फिर आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखेगा। बेसिकली वो भारत पर किसी तरह का प्रेशर बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत इतनी आसानी से कोई चीज मानेगा नहीं जो उसके हित में नहीं होगा। तो इस तरह से वो एक दांव पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की या कैनेडियन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के साथ हेड ऑन किसी तरह के मुद्दे पर वो लड़े, क्योंकि आप इकोनॉमिक डोमेन में देखिए, ट्रेड डोमेन में देखिए, डिप्लोमेटिक डोमेन में देखिए, कनाडा से कई ऊपर है भारत जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्व की बात आती है तब। और इसलिए अमेरिका खुद सामने न आकर जो चाचा है वो भतीजे को लड़ा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने जो कदम लिए हैं, वो इन सारी परिस्थितियों को, कि कौन सामने है, कौन पीछे है और क्या कुछ वजह है इसके पीछे, ये सब कुछ ध्यान में सोच समझ के रख के ही हमारी तरफ से रिएक्शन लिया जा रहा है। अगर एक क्विक बात कहना चाहूंगा, अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन ये डॉक्टर जयशंकर को याद दिलाना चाहते हैं जब वो अमेरिका में है तब, तो उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं की भाषा में डॉक्टर जयशंकर ने भी चूज किया कि वहीं पर हम कनाडा से रिलेटेड बाकी जो हमारे रिएक्शन है वो सब के सब वहीं पे दिए जाए। बिल्कुल, और सीधी और खरी समझी परिस्थिति जो थी एस जयशंकर ने पेश कर दी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आतंक को लेकर भारत कनाडा को दुनिया में बेनकाब कर रहा है, कनाडा के पीएम ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। अब ट्रूडो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को सलाम कर रहे हैं। All of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान के रण की, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान चुनाव पर आज बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। राजस्थान में टिकट वितरण पर चर्चा होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में हिस्सा लेंगे। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। तो राजस्थान में टिकट वितरण पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि पहली लिस्ट सामने आ भी सकती है। राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे, और यह भी माना जा रहा है कि जल्द टिकट का ऐलान हो सकता है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, और इसके साथ ही साथ अब जो बैठक होने जा रही है ये उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सभी की नजर इस लिस्ट पर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए लिस्ट जारी हो गई है। अब इंतजार है राजस्थान का। अब देखिए राजस्थान का गणित क्या रहा है, ये भी आपको समझा देते हैं। 2018 की अगर सबसे पहले बात करें, देखिए कुल सीट कितनी है राजस्थान में, ये पहले आपको बता दें। कुल सीट का जो आंकड़ा है वो 200 है। कांग्रेस के पास 2018 में कितनी सीट आई थी? 100। बीजेपी के पास 73 और अन्य के पास 25 सीटें आई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, और ये जो गणित है इसलिए मायने रखता है क्योंकि इसी गणित के आधार पर तमाम चीजें तय होती है। तमाम आंकड़ों को देखकर जो केंद्रीय नेतृत्व है फैसले लेता है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, जिस तरीके से आज ये बैठक होने वाली है, क्या माना जाए कि पहली लिस्ट उम्मीदवारों का जो पहली बटालियन है आज निकलती हुई दिखेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की जो बैठक है वो बीजेपी के महासचिवों के साथ है। इसके अलावा राजस्थान को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो पार्टी की संसदीय दल की बैठक है वो कल यानी 1 अक्टूबर को होगी। तो ऐसे में जो पहली सूची आने की संभावना है वो संसदीय दल की बैठक के बाद होगी। आज की बैठक में महासचिवों को, प्रदेश अध्यक्ष, वो तमाम लोग
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे संभावित नामों को लेकर, लेकिन लिस्ट संसदीय दल की बैठक के बाद आएगी। जी आयुष। बिल्कुल मनीष, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा इससे पहले कई कयास लगाए जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि एमपी का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, क्या जो नाम है उन्हें लेकर अभी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है? क्यों आखिरकार इतनी देरी हो रही है? नहीं, बिल्कुल समन्वय हो रहा है, लेकिन अमित शाह चूंकि राजस्थान के दौरे पे बुधवार को थे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बातचीत की। राजस्थान की सूची अपने तयशुदा टाइम पर आएगी, क्योंकि लगभग 70 लोगों के नाम तय हो चुके हैं पहली सूची में, और उनमें तमाम वो बड़े नेता हैं जो राजस्थान के बड़े चेहरे कहे जाते हैं। इनमें वसुंधरा राजे भी हैं, राजेंद्र राठौड़ भी हैं, सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो 10,000 मतों से ज़्यादा मतों से पिछला चुनाव जीते थे, इसके अलावा जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बीजेपी के एस्टैब्लिश नेता हैं, उनका नाम पहली सूची में होगा। जहां तक सांसदों को चुनाव लड़ाने की बात है, तो अमित शाह ने जब बुधवार को जयपुर में बैठक ली, उसमें साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी और कार्यकर्ता इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो आप ऐसे में अपनी तैयारी रखें। तो बहुत संभावना है कि राजस्थान में भी कुछ सांसदों को इस बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। बिल्कुल, और उसके बाद जब लिस्ट आएगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। बस्तर और जशपुर से निकली यात्राएं आज बिलासपुर पहुंच रही हैं। बिल्कुल, और बिलासपुर जिले के साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मिशन छत्तीसगढ़ और किस तरीके से बीजेपी लगातार देखिए रैलियां कर रही है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और यहां पर तमाम तैयारियां की गई है। बिलासपुर पहुंचेंगे, बिलासपुर जिले के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो परिवर्तन यात्रा का समापन है और आज साइंस कॉलेज जो मैदान है वहां पर यह समापन यात्रा होगी। लेकिन चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देते हैं। पीएम का जो छत्तीसगढ़ दौरा है, पूरा कार्यक्रम क्या है। दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे जहां पर उनकी जनसभा होनी है। बिल्कुल, और इसके बाद बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली है जिसका आज समापन होना है। दोपहर 3:50 पर रायपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद शाम को 4:50 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ एक बड़ी चुनौती है और बिलासपुर अहम क्यों है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बिलासपुर में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। बिलासपुर सबसे बड़ा मंडल है छत्तीसगढ़ का, वोट बैंक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 8 जिले इसमें आते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ देखिए 8 जिलों में 24 विधानसभा सीट है, इसलिए ज्यादा फोकस इस बार किया जा रहा है। क्यों अहम है ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, ये जो प्रधानमंत्री की रैली आज बिलासपुर में होने वाली है, वोट बैंक पर कितना असर डालने वाला होता है? बिलासपुर परिवर्तन यात्रा का समापन है और इन सब के बीच राहुल गांधी भी पहुंचे थे। पूरे सियासी माहौल के बीच पीएम की दस्तक क्या संदेश दे रही छत्तीसगढ़ में? जो पहली लाइन अब अवधेश भाई आपने कही ना, वोट बैंक पर कितना बड़ा असर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जब कहीं रैली होती है तो वोट बैंक पर तो असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब बिलासपुर क्यों अहम आप समझिए। आप ऐसे बता भी रहे थे वीडियो वॉल के जरिए कि कब यहाँ राहुल गांधी आए हैं और अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अमित शाह लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और दूसरी बार 15 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बार बार हम ये कह रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये बता रहे हैं कि 14 सीटों से 46 सीटों तक पहुंचना है। ये बहुत कठिन है और बहुत कठिन जब रास्ता और डगर हो तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के संगठन के नेता ये दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और वो मेहनत कर भी रहे हैं। अब बिलासपुर महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बिलासपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ 8 जिलों में 25 विधानसभा सीट आती है। बिलासपुर संभाग में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। 25 में से कांग्रेस के पास 14, बीजेपी 7, जो कि कांग्रेस के पास 1 है। अब समझिए, एक तो बस्तर, एक अंबिकापुर, ये 2 ऐसे संभाग हैं जो तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन बिलासपुर संभाग न्यायधानी है
और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा का समापन और प्रधानमंत्री मोदी का आना और फिर प्रदेश भर से लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी, अमित शाह अभी परसों ही गए हैं यहाँ से, वो लगातार जो बची हुई 69 सीट हैं उस पर मंथन करके गए हैं। वो BL संतोष, JP नड्डा थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री का महामाया मंदिर वहां है। राहुल गांधी के दौरे के बाद यहाँ आना और फिर परिवर्तन यात्रा का समापन करना, ये बहुत बड़ा संदेश है। और चुनावी फायदा जो आप कह रहे हैं और वोटों पर कितना असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर मोदी इसी तरह से आएंगे। बस्तर भी आना तो असर तो पड़ना ही है। बिल्कुल कठिन जरूर है, लेकिन कोशिश भी पूरी जारी है किस तरीके से सीट को जीता जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।